जय हिंद साथियों, कुलदीप क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक सिंह। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से तुर्की दुनिया का सबसे बड़ा हिपोक्रेटिक देश है। हिपोक्रेटिक को हम दोगला भी कह सकते हैं। भारत के प्रति उसकी दोगलापंथी की नीति किस तरीके से है, इस चीज़ को हम आज देखेंगे। और उसने इतिहास में सबसे बड़े नरसंहार देखें तो आर्मेनियन नरसंहार, आर्मेनियन लोगों का नरसंहार, उइगर के मुसलमानों का जो नरसंहार होता है उसके प्रति उसकी दोगलापंथी की नीति किस प्रकार से है, और तुर्की आज वर्तमान में भी कुर्द लोगों को नरसंहार किस तरीके से कर रहा है। आज हम इस चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तुर्की को देख लेते हैं। तुर्की की ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है? ये है हमारा प्यारा देश भारत, ये हिंद महासागर है, ये अरब प्रायद्वीप है, ये भूमध्य सागर है, और यहाँ पर स्थापित है ये यूरोप में। आधा यूरोप में आता है, आधा एशिया में गिना जाता है तुर्की को। तो इसको एशिया का मरीज भी या यूरोप को मरीज भी कहा जाता था। इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन अपन ने देख ली कि ये भूमध्य सागर है, इधर रसिया का भी कुछ क्षेत्र है, यूरोप के देश हैं, इधर ये अफ्रीका है, ये अरब देश हैं, ये ईरान है और ये इंडिया है। इसकी बेसिक डिटेल जाने तो 1299 में ऑटोमन साम्राज्य, जिस तरीके से इंडिया में सल्तनत काल में मुसलमानों का शासन स्थापित हुआ, उस समय ऑटोमन साम्राज्य का स्थापना 1299 में हुई। जो मूल रूप में आज टर्की है उसकी स्थापना रिपब्लिक जो कि डिक्लेयर किया गया 1923 में, और कॉन्स्टिट्यूशन इसका 1942 में अपनाया गया। पॉपुलेशन देखें तो पॉपुलेशन कोई ज़्यादा नहीं है, 8 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है, 8 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा है। और अगर एथनिसिटी वाइज देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा टर्क्स जो कि टर्की भाषा बोलते हैं, और 19% लगभग 20% ही कुर्द लोग हैं। कुर्द लोगों के बारे में डिटेल में हम अभी डिस्कस करेंगे किस तरीके से टर्की कुर्द लोगों का नरसंहार कर रहा है। अभी अपन टर्की पे ही आते हैं कि इन्होंने किस तरीके से आर्मेनियन लोगों का जब तुर्की का गठन हो रहा था उस समय इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1915 में किस तरीके से आर्मेनियन लोगों जो कि ऑर्थोडॉक्स ईसाई रहे हैं, ऑर्थोडॉक्स ईसाई वही ईसाई हैं जो रूस के अंदर पाए जाते हैं, तो इन्होंने किस तरीके से आर्मेनियन लोगों का नरसंहार किया आप देख सकते हैं। ये रशियन सोल्जर है। रशियन सोल्जर ने हमला नहीं किया। प्रथम विश्व युद्ध में जब टर्की हार गया तब रशियन सोल्जर आए और वो क्या देखते हैं कि ये कंकालों के झुंड, 1915 की बात है, ये कंकालों के झुंड देखते हैं। आप देख सकते हैं कितनी बर्बरता तुर्की ने आर्मेनियन ईसाइयों के प्रति की। उस समय आर्मेनियन ईसाई तुर्की के अंदर ही रहते थे, उनका जमकर नरसंहार किया गया। आप देख सकते हैं तुर्की के द्वारा जो हमले किए गए उसके कारण उनको भागना पड़ा, तुर्की को छोड़कर भागना पड़ा। जिस तरीके से पाकिस्तान के कारण, पाकिस्तान की जिद के कारण भारत में विभाजन हुआ, इसकी भीषण त्रासदी के कारण हजारों लोगों को, लाखों लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ा, लाखों लोगों के साथ बलात्कार हुए, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, लोगों पर अत्याचार हुए। उसी तरीके से तुर्की ने भी आर्मेनियन लोगों के साथ अत्याचार किए और उनको अपने मातृभूमि छोड़ने के लिए विवश कर दिया। आप देख सकते हैं आर्मेनियन नरसंहार एक विवाद का बिंदु है और रहा है और रहेगा। किस तरीके से कौन कौन देश इस आर्मेनियन लोगों का नरसंहार को मान्यता देते हैं, इसमें सबसे बड़ा हिपोक्रेटिक देश तो तुर्की ही आता है और दूसरा है पाकिस्तान। ये लोग मानते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि ये लोग ही असल में ऐसे गंदे काम करते हैं, तो ये लोग क्यों मानेंगे। जबकि दुनिया के ज़्यादातर बड़े देश जैसे रूस हुआ, अमेरिका हुआ, कनाडा हुआ, दक्षिण अमेरिकी देश, ज़्यादातर यूरोप के हिस्से ये मानते हैं कि टर्की ने सिस्टमेटिक तरीके से आर्मेनियन लोगों का नरसंहार किया। आर्मेनियन लोग ईसाई थे, तुर्की के लोग मुसलमान थे, बहुसंख्यक मुसलमान थे। धार्मिक घृणा के कारण भी ये किया गया। दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि टर्की की हिपोक्रेसी यहीं नहीं रुकती। ये भारत पर टर्की आरोप लगाता है कि इंडिया जम्मू कश्मीर पर कब्जा किए हुए है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर के जो पहले मुख्यमंत्री थे शेख अब्दुल्ला, उनके दादाजी हिंदू रहे हैं, कश्मीरी पंडित थे, उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। चूँकि हमारे देश में एक सामाजिकता की संस्कृति हमेशा से ही रही है, लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, हम लेकिन उनको भी भाई ही मानते हैं क्योंकि वो हमारे ही भाई हैं। आप देख चुके हैं कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो हमारे ही लोग हैं, और हम जम्मू कश्मीर में इस तरीके से अत्याचार नहीं करते जिस तरीके से हम अत्याचार ही कहाँ करते हैं। लोग तो हम पे आरोप लगाते हैं कि भारतीय सेना जम्मू कश्मीर में ज़बरदस्ती लोगों के साथ अत्याचार करती है। ऐसी पूरी की पूरी जानकारी झूठी है, बेबुनियाद है।
ये सब टर्की जैसे ही लोग, टर्की जैसे और पाकिस्तान जैसे ही देश हमारे खिलाफ इस तरीके की घृणित सामग्री फैलाते हैं, फेक जानकारी फैलाते हैं, जबकि ये असल में कर रहे होते हैं। अगर अपन देखते हैं टर्की की हिस्ट्री में, तो 1974 में टर्की के द्वारा साइप्रस, जो कि एक ईसाई देश था, शांत देश था, आप देख सकते हैं साइप्रस की ज्योग्राफिकल लोकेशन टर्की के यहाँ पास में है, भूमध्य सागर में। यहाँ पर इजराइल है, ये सीरिया है, ये इजिप्ट है, ये यहाँ पे ग्रीस है। तो साइप्रस में क्या है, ग्रीस मूल के ही थोड़े से लोग रहते हैं, मिक्स आबादी है, कुछ माइनॉरिटी मुस्लिम भी हैं। तो तुर्की क्या करता है, 1974 में बिना किसी कारण पे साइप्रस पर हमला कर देता है और साइप्रस के आधे क्षेत्र, लगभग 32% क्षेत्र को अपने में मिला लेता है। आप देख सकते हैं 36% क्षेत्र को कब्जा कर लेता है और एक अलग देश घोषित कर देता है। खैर, इस देश को केवल टर्की ही मान्यता देता है, दुनिया में कोई देश ने मान्यता नहीं दी है, लेकिन फिर भी अपन समझ सकते हैं कि टर्की की कितनी हिपोक्रेसी है कि ये तो पूरे का पूरे देश पर कब्जा कर रहा है, कर लिया है, और दूसरे देशों से कहता है, इंडिया से, कि आपके यहाँ मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं, आपके यहाँ ये नहीं है, वो नहीं है, आपके यहाँ माइनॉरिटीज़ के अधिकार, ये वो फलना ढिकना, और खुद कितना अत्याचार करता है। जब साइप्रस पर हमला किया गया तुर्की के द्वारा, तो उनके सैनिकों के द्वारा सिस्टमेटिक तरीके से साइप्रस के जो मूल लोग थे उनकी महिलाओं को रेप किए गए। आप देख सकते हैं, ये उसी समय का एक न्यूज आर्टिकल है, थोड़ी सी ब्लर इमेज है, लेकिन आप देख सकते हैं कि रेप बाय टर्क्स, जब टर्की के सैनिक साइप्रस में कब्जा किया और जब कब्जा कर लिया, तो जो वहाँ पे फंसे रह गए, जो क्रिश्चियन लोग फंसे रह गए, उनकी महिलाओं के साथ रेप किया गया। आप देख सकते हैं, ये दूसरा आर्टिकल है, इसमें साफ तौर पर 2016 का आर्टिकल है, साफ तौर पर बताया गया कि रेप एज अ टैक्टिक ऑफ वार, रेप एज अ टैक्टिक ऑफ वार टर्की के द्वारा अपनाया गया, जो कि सबसे घृणित चीज़ है। खैर, ये कोई नई चीज़ नहीं है इस टाइप के देशों के लिए टर्की के द्वारा, कि इस टाइप के जो टर्की ने पहले भी काम किए हैं, अभी भी कर रहा है। 1974 में भी साइप्रस के खिलाफ किया। अब अपन देखते हैं तीसरा पॉइंट जो आता है, अभी अपन देख चुके हैं कि किस तरीके से टर्की ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1915 के आसपास आर्मेनियन लोगों को नरसंहार किया, किस तरीके से 1974 में साइप्रस नाम के एक पूरे देश को हमला करके उसके 36% क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। अब हम देखते हैं कि चाइना में जो उइगर मुसलमान हैं, उनके प्रति जो एट्रोसिटीज होती हैं चाइना के द्वारा, उनके प्रति टर्की का क्या नज़रिया है। तो हम सबसे पहले चाइना को देख लेते हैं। ये चाइना है, ये हमारा इंडिया है, ये चाइना है, यहाँ पूरा चाइना है, ये चाइना है, चीन, ये तिब्बत है, यहाँ ये जिनजियांग प्रांत है। इसमें उइगर मुसलमान रहते हैं। उइगर मुसलमान अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, इस चीज़ को हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे अलग वीडियो में। अभी समझ लेते हैं कि माइनॉरिटी के तौर पर उइगर मुसलमान यहाँ रहते हैं। चाइना क्या करता है, पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं कि चाइना के कल्चरल रेवोल्यूशन के तहत हर किसी को चाइनीज बना देना चाहा गया। उइगर मुसलमानों की मातृभाषा का अधिकार छीन लिया गया और उन पर जबरदस्ती चाइनीज थोपी गई। उइगर मुस्लिम महिलाओं को जबरदस्ती नसबंदी कर दी जाती है, जिसको स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। उनको किडनैप कर लिया जाता है। आए दिन खबरें आती हैं कि उइगर मुस्लिम महिलाओं को किडनैप कर लिया जा रहा है, उनकी आर्मी के द्वारा रेप किया जा रहा है सिस्टमेटिक तरीके से। आप इसमें देख सकते हैं, ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप है चाइना का। इसको चाइना क्या कहता है कि एजुकेशन सेंटर्स हैं ये हमारे। जबकि उइगर मुस्लिम को आप देख सकते हैं, कोई किसी की भी दाढ़ी नहीं है। उइगर मुसलमान को उनके मुस्लिम मूल्यों जैसे कि दाढ़ी रखना, टोपी पहनना, उनसे वंचित कर दिया जाता है। उनसे संस्कृति का अधिकार छीन लिया गया, उनसे मातृभाषा का अधिकार छीन लिया गया। जबकि इंडिया में देखें तो अनुच्छेद 305 का के तहत या ए के तहत भारत का संविधान प्रत्येक भारतवासी को उसकी मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार देता है। और हमारे देश में ये है, चाहे कश्मीर हो, चाहे कोई सा भी प्रदेश हो, नागालैंड हो, मणिपुर हो, सभी जगह हमने उनकी मातृभाषाओं को अपनी 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया। अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में शामिल हैं, जिसमें कश्मीर की डोंगरी इत्यादि शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर अगर चाइना का देखें तो ये उइगर मुसलमानों को सिस्टमेटिक अत्याचार करता है। वहाँ की मस्जिदों को तोड़कर चाइनीज डिजाइन में मस्जिदें बनाने को
दबाव डालते हैं कि भैया इस्लामिक टाइप की मस्जिदें नहीं चलेंगी, अगर आपको मस्जिद बनानी है तो हमारे चाइनीज कल्चर के हिसाब से बनाइए। आप देख सकते हैं कि एब्सोल्यूट नो मर्सी लीक्ड, ये न्यूज़ वायरल हुई। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है नो मर्सी, नो मर्सी, मास डिटेंशन ऑफ मुस्लिम्स इन उइगरिस्तान, जिसको उइगरिस्तान नाम दिया गया, चाहते हैं ऐसा बनाना उइगर के लोग, लेकिन उसको जिनजियांग प्रांत में मास मर्डर, मास डिटेंशन ऑफ मुस्लिम आप देख सकते हैं, जो कि दुनिया में सबसे घातक है, सबसे घृणित अपराध है। और इस चीज़ पर टर्की क्या कहता है? टर्की बहुत घटिया रवैया कि चाइना में कुछ हो ही नहीं रहा है। पाकिस्तान क्या कहता है चीन के प्रति? अरे वो तो एजुकेशन सिस्टम्स हैं, वो तो एजुकेशन को प्रोत्साहित करना है। जबकि पाकिस्तान की भी हिपोक्रेसी देखिए आप इंडिया के प्रति। इंडिया में कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में ये हो रहा है, वो हो रहा है, अनुच्छेद 370 जो हमने हटा दिया उस चीज़ का कितना विरोध कर रहे हैं, जो कि डेवलपमेंट लेके आया जम्मू कश्मीर में। और वहीं दूसरी ओर ये हमारा विरोध करते हैं अच्छे काम का, जबकि जो चाइना बुरा काम कर रहा है, टर्की और पाकिस्तान दोनों के दोनों उसको अच्छा ठहराते हैं। 2000 आप देख सकते हैं, दैनिक भास्कर आर्टिकल है कि जिनजियांग प्रांत में उइगरों की मस्जिद तोड़ के वहां पर पब्लिक टॉयलेट बना दिया गया। आप देख सकते हैं थाउजेंड्स ऑफ जिनजियांग मॉस्क, जिनजियांग रीजन है, वहां पे मस्जिदों को तोड़ दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इंडिया के संदर्भ में देखें तो केवल एक मस्जिद जो कि मूल रूप से एक मंदिर थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट कानूनी तौर पर ऐतिहासिक प्रमाणों के तौर पर साबित किया गया कि यह मस्जिद नहीं थी, मंदिर था, जिसको वर्तमान में राम मंदिर, ये आप देख सकते हैं, राम मंदिर बनाया गया है, जिसका पहला नाम बाबरी मस्जिद था, जो कि पूर्व में मूल रूप में एक हिंदू मंदिर थी, जिसको ऐतिहासिक प्रमाणों पर साबित किया जा चुका है। उसको हमने मंदिर बनाया है, उस मस्जिद को। बाकी की इंडिया में कहीं पर भी मस्जिदों को इस तरीके से नहीं तोड़ा जाता। केवल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए एक दो मस्जिदों को तोड़ा गया होगा। इस तरीके से हमने कभी मास बड़े स्तर पर मस्जिदों को हिंदुस्तान में, इंडिया में नहीं तोड़ा गया। जबकि आप तुर्की में देखेंगे तो हाजिया सोफिया आप देख सकते हैं, ये हाजिया सोफिया है। हाजिया सोफिया क्या था कि ओरिजिनली ये मूल रूप से एक चर्च था, जिसको कि 532 एडी में वहाँ के राजा है जो जस्टिनियल ने बनवाया था। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा नाम प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मूल रूप से चर्च था, जिसको कि जब 1299 में जब तुर्की में तुर्क शासन आया तो उन्होंने इसको मस्जिद बना दिया। उसके बाद ये आधुनिक समय में ये एक मॉस्क थी, लेकिन इसको फिर ये एक म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया। और हाल ही में 2021 की न्यूज़ है कि इसको टर्की के द्वारा दोबारा से मस्जिद में बना दिया गया। टर्की हमारी इंडिया की आलोचना करता है कि हमने मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया, जब जो कि मूल रूप से मंदिर ही था, लेकिन खुद अपने को अपनी गलीबान में झांके नहीं देखता है कि जो एक चर्च था, मूल रूप से चर्च था, वो उसको जबरदस्ती मस्जिद बना दिया गया, जो कि यूनेस्को के नियमों के खिलाफ है। यूनेस्को ने भी काफ़ी इसकी आलोचना की है। टर्की यही नहीं रुकता, टर्की द्वारा हिपोक्रेसी बहुत बड़ी स्तर पर की जाती है। इनके द्वारा वही चाइना के साथ म्यूचुअल एक्सट्रैडिशन ट्रीटी साइन की गई, जिसके तहत क्या है कि तुर्की अपने यहाँ जो तुर्की में जो उइगर मुसलमान रहते हैं उनको चाइना को सौंप देगा कि भैया ये ले जाओ उनको, हम नहीं जानते इनको। और वहीं दूसरी ओर दूसरे हिंदुस्तान, इंडिया जैसे देशों पर माइनॉरिटी के साथ, मुसलमानों के साथ आरोप लगाते हैं कि इंडिया में माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है, जबकि ये लोग अपने यहाँ अपने ही माइनॉरिटी पर, अपने ही मुस्लिम भाइयों पर अत्याचार करते हैं और उनको चाइनीज़ हाथों में सौंप देते हैं, क्योंकि चाइना इनका पापा है, चाइना इनसे नाजायज औलाद है चाइनीज़ की, चाइना इनको रुपया देता है, चाइना इनके देश में इन्वेस्टमेंट करता है, इसलिए चाइना के आगे झुक जाते हैं कि साहब आप ही सब कुछ हो, आप तो कुछ गलत काम करते नहीं हो। जबकि चाइना के द्वारा उइगरों पर जो अत्याचार करते हैं वो कहीं छुपे हुए नहीं हैं। आप देख सकते हैं, वियोन न्यूज का एक आर्टिकल है, चाइना क्या कर रहा है कि डिपोर्ट कर दे रहा है उइगर्स को चाइना को वापस, कि ले जाओ उनको, करो अत्याचार, जो कुछ भी करना है, हमें को मतलब नहीं, हमें तो पैसे दे दो। दलाल बन गया है टर्की आज की स्थिति में। और पाकिस्तान
हाल ही में आपने देखा होगा पाकिस्तान तो गधा भिखारी बन गया है, उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। टर्की का देख सकते हैं, टर्की तो दलाल बन चुका है, दोगला देश है सबसे बड़ा। आप देखिए आगे एक आर्टिकल है ये, आप इसमें देख सकते हैं, हाउ बीजिंग टारगेट उइगर वुमेन्स। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये न्यूज आर्टिकल कह रहा है, ये ऑक्सफॉर्म का आर्टिकल है। आप देख सकते हैं किस तरीके से उइगर वुमेन्स को, महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, उनको सेक्स स्लेव के तौर पर उपयोग किया जा रहा है। ये बात किसी से छुपी नहीं है। आप न्यूज में आए दिन देखते रहते होंगे कि कोई ना कोई खबर आती ही है। जो उइगर मुस्लिम महिलाएं चीन से भाग कर आई, उन्होंने वहाँ की दर्द की दास्तान बयां की है। वहाँ पर उइगर मुसलमानों को जेल में डालकर रखा जाता है। आप देख सकते हैं ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप है, इसको एजुकेशन सेंटर के नाम पे चाइना प्रचारित कर रहा है कि ये एजुकेशन सेंटर है। अब हम आगे चलते हैं। अभी हमने समझ चुके हैं कि किस तरीके से आर्मेनियन लोगों को नरसंहार किया, किस तरीके से चीन उइगर मुसलमानों को नरसंहार कर रहा है और उनके प्रति तुर्की की क्या दोगलापंथी की नीति है। अब हम डिस्कस करते हैं कि कुर्द, जो कि कुर्द के तुर्की के ही 20% लगभग माइनॉरिटी है, उन पर तुर्की क्या अत्याचार कर रहा है, उन चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। उन चीज़ों को डिस्कस करने पहले हम जान लेते हैं कि कुर्द हैं क्या, कुर्दिस्तान क्या है, कुर्द हैं कौन, कुर्दिस्तान क्या है। इन लोगों के मकसद क्या हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। तो हम बेसिकली साधारण शब्दों में समझें, जिस तरीके से हम भारतीय हैं, एक भारतीय मुसलमान इस्लाम धर्म को भी मानता है, एक भारतीय हिंदू धर्म को भी मानता है, एक भारतीय क्रिश्चियन धर्म को भी मानता है, एक भारतीय पारसी धर्म को भी मानता है। हैं हम सब भारतीय, लेकिन अलग अलग धर्मों को मानते हैं। मूल रूप से कहें तो हार्डवेयर है भारतीय, लेकिन सॉफ्टवेयर है धर्म। इसी तरीके से कुर्द लोग हैं। कुर्द लोग आपको ईसाई भी मिलेंगे, कुर्द मुस्लिम भी मिलेंगे। वैसे बहुसंख्यक मुस्लिम हैं, लेकिन कुर्द मुस्लिम भी मिलेंगे, ईसाई भी मिलेंगे, यहूदी भी मिलेंगे, यजीदी भी मिलेंगे। इस प्रकार से कुर्द क्या है, एक इंडो ईरानियन ओरिजिन का एक निर्जातीय समूह कह सकते हैं इसको हम, इंडो। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, हमसे किस तरीके से जुड़े हुए हैं। तरीका इतना, हमारा और कुर्द लोगों का जुड़ाव इतना है कि हमारा और उसका झंडा कितनी समानता लिए हुए है। हरा रंग, बस लाल है ऑरेंज की जगह, केसरिया रंग की जगह इन्होंने लाल रंग को अपनाया। बाकी का हमारे में अशोक चक्र है, उनके में सूर्य का निशान है। हमारे में और कुर्द लोगों में कितनी समानताएं हैं, लेकिन टर्की को ये रास नहीं आता। भले ही ये मुस्लिम है, लेकिन टर्की फिर भी अत्याचार करता है। आप ये ब्रॉड रूप से देखिए, ये जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये कुर्द लोग मूल रूप से 3 बड़े देशों में फैले हुए हैं। ये टर्की है, ये सीरिया है, यहाँ पर ये सीरिया की सीमा है, सीरिया है, ये सीरिया है, और ये इराक है। कुछ माइनॉरिटीज ईरान में भी हैं, लेकिन ईरान में आज तक कुर्द लोगों के प्रति अत्याचार नहीं किया गया। इराक में तो भयंकर अत्याचार किया गया, सद्दाम हुसैन के द्वारा इन पर रासायनिक हमला भी किया गया, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम टर्की पे डिस्कस कर रहे हैं कि टर्की किस तरीके से कुर्द लोगों पर अत्याचार करता है। ये सीरिया में है। अब ये टर्की के क्षेत्र में कुर्द लोग भी रहते हैं, 20% माइनॉरिटी है। लेकिन अगर अधिकारों की दृष्टि से देखें कि तुर्की कितना अधिकार देता है और कितना हम पे आरोप लगाता है इंडिया पर, तो आप देखेंगे कि टर्की में, ये आर्टिकल है आप देख सकते हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये स्टॉकहोम फॉर फ्रीडम, जो कि एक विश्व में एक इंडेक्स जारी करते हैं कि स्टॉकहोम फाउंडर फॉर फ्रीडम, ये इंडेक्स जारी करते हैं किस देश में कितनी स्वतंत्रता है। तो हाँ, अपन देख सकते हैं कि 76 ईयर ओल्ड मैन कन्विक्टेड फॉर स्पीकिंग कुर्दिश डाइज इन प्रिजन, मतलब केवल कुर्दिश भाषा बोलने के कारण वहाँ पर लोगों को गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, आर्टिकल है रेस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ कुर्दिश लैंग्वेज। टर्की में कुर्द लैंग्वेज बोलने पर ही जेल है, पब्लिक प्राइवेट स्पेस में भी बोलने पर जेल है। आप समझ सकते हैं कितना जाहिल और गंवार और हरामी देश है ये टर्की,
कि अपने ही देश में अपने ही नागरिकों पर 20% जो कि कुर्द पॉपुलेशन है उसको बोलने का अधिकार, मातृभाषा का अधिकार छीन लिया गया। जबकि वहीं दूसरी ओर भारत में अगर आप देखें तो अनुच्छेद 350 का के तहत भारत का संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार देता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक अपनी प्रारंभिक मातृभाषा प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में कर सकता है। भारत में एक लिबरल देश रहा है, भारत एक आधुनिक देश रहा है, किंतु आप टर्की में देखें तो वहाँ पर लोगों से मातृभाषा का अधिकार छीन लिया गया। कुर्द लोगों से मातृभाषा का अधिकार छीन लिया गया। कुर्द लोग कुर्दिश भाषा नहीं बोल सकते। आप देख सकते हैं अपने ही लोगों पर टर्की कितना अत्याचार करता है और दुनिया को लेक्चर देता है, इंडिया जैसे देशों पर लेक्चर देता है कि इंडिया में स्वतंत्रता नहीं है, खुद अपने गलीबान में झांक कर नहीं देखता। अब सबसे बड़े आप देखें, अभी तो अपन ने देखा कि कानूनी तौर पर अपने ही लोगों पर यह किस तरीके से अत्याचार कर रहा है टर्की। अब अपन देखते हैं कि जो सीरिया में कुर्द लोग रह रहे हैं और जो इराक में लोग रह रहे हैं कुर्द, ये देखिए आप, ये सीरिया टर्की बॉर्डर है। ये कुर्दिश मिलिटेंट का क्षेत्र है, ये सीरिया है। अब टर्की क्या कहता है कि चूंकि सीरिया के कुर्द लोग हमला कर रहे हैं, हम पर आतंकवाद फैलाते हैं, इसलिए हम सेफ जोन बनाएंगे। सेफ जोन, तथाकथित सेफ जोन। सेफ जोन के नाम पर ये क्या कर रहा है कि इराक और सीरिया के क्षेत्रों में धुआंधार बमबारी कर रहा है। मतलब दूसरे देशों की सीमा में जाकर हमला कर दे रहा है इनोसेंट लोगों पर, जो जिनका वास्ता उसके देश से कुछ है ही नहीं, लेकिन उसको तो नरसंहार करना है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कुर्द लोग ताकतवर हों, उनकी आवाज़ आगे बढ़े, उन लोगों पे पैसा आए, उन लोग रोजगार पाएँ, वो लोग शिक्षित हों। उनका सिस्टमेटिक तरीके से उनको दबाया जा रहा है तुर्की के द्वारा। आप देख सकते हैं इन क्षेत्रों में तुर्की धुआंधार बमबारी करता है। देखिए लिखा है टर्कीज प्रपोज सेफ जोन, और टर्की ही प्रपोज करता है और किसी देश को इससे लेना देना नहीं है। और टर्की आप देख सकते हैं कितना नरसंहार कर रहा है तुर्क लोगों के प्रति। ये न्यूज आर्टिकल्स आप देखेंगे तो इराक ने भी एक्यूज किया है टर्की को। ये हाल का ही घटनाक्रम है। इराक कह रहा है कि आप हमारे देश में हमला क्यों कर रहे हो भैया, हमारे देश की संप्रभुता का हनन कर रहे हो। लेकिन उसको चूंकि तुर्की नाटो की गोद में बैठ के उछल रहा है, उसको पता है कि हम नाटो की गोद में बैठे हुए हैं, कितना भी अत्याचार कर लें और भारत जैसे देशों को लेक्चर देते रहेंगे, जो कि एक लोकतांत्रिक संप्रभु देश हैं, जहां देश के अंदर प्रत्येक लोगों के अधिकार सुरक्षित हैं, उन देशों में जबरदस्ती नकारात्मक फैलाने के लिए, जबकि खुद आतंकवादियों जैसा काम करता है। आप देख सकते हैं द लूमिंग जेनोसाइड अगेंस्ट कुर्द, हिस्ट्री शुड नॉट बी रिपीट इटसेल्फ। लोग आवाज उठा रहे हैं कि जिस तरीके से आर्मेनियन लोगों का नरसंहार किया तुर्की ने, कहीं ऐसा ना हो कि कुर्द लोगों के साथ भी हमला कर दिया जाए। आप देख सकते हैं हिस्ट्री वोंट फॉरगिव दिस हाइपोथेटिकल बिहेवियर एर्दोगन। अब आप देखिएगा कि टर्की यूएई संयुक्त अरब अमीरात पे आरोप लगा रहा है कि आपने इजराइल के साथ संबंध क्यों स्थापित किए, आप मुसलमानों के खिलाफ नीति क्यों अपना रहे हैं, और वहीं खुद इजराइल से ट्रेड करता है। दुनिया का सबसे पहला देश बना था टर्की जिसने इजराइल को मान्यता दी थी, सबसे बड़ा मुस्लिम देश। आप समझ सकते हैं टर्की की कितनी हिपोक्रेसी है कि दूसरे मुस्लिम देश को ही बोल रहा है कि आप भैया इजराइल के साथ संबंध क्यों बना रहे हैं, जबकि खुद तो बिजनेस करता है इजराइल के साथ, दुनिया भर का उसको मान्यता दे रखी है, उसके साथ ट्रेड करता है, चाइना के साथ ट्रेड करता है, चाइना में उइगर मुस्लिमों के साथ जेनोसाइड होता है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा हिपोक्रेटिक देश है। और इधर ये गधा अपने आप को गधा बोलता है, ये पाकिस्तानियों को गधा बना दिया, पाकिस्तानियों को गधे जैसी स्थिति कर दी है। आप देख सकते हैं पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी कह रहा है कि टर्की तो अच्छा देश है, टर्की में क्या गलत है, कुर्द लोग तो उदम कर रहे हैं इसलिए मार दिया जा रहा है। और इंडिया में अगर इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक कर देता है तो कहते हैं अरे इंडिया ने क्या कर दिया, इंडिया ने हमारी संप्रभुता को हमला कर दिया। खुद आतंकवादियों का गढ़ बना हुआ है टर्की के जैसा, और इंडिया अगर इनसे रक्षा करता है तो इंडिया की आलोचना करते हैं, इंडिया के प्रति नकारात्मकता फैलाते हैं। इंडिया टुडे का आर्टिकल है इमरान खान से हिपोक्रेसी अटैक्स इंडिया एंड कश्मीर। आप देख सकते हैं कश्मीर पर तो हमला करते हैं कि भारत कश्मीर पर क्यों दावा लगाए हुए है, और जबकि वहीं और जो टर्की है, जो टर्की के ऑफेंसिव मुस्लिम एक्ट हैं जो सीरिया में मुसलमानों के खिलाफ, उस पर न्यूट्रल हो जाता है। वो कहता है कि नहीं वो तो सही है।
आप समझ सकते हैं टर्की और पाकिस्तान एक ही थाली के चट्टे बट्टे दोगले और हिपोक्रेटिक देश हैं। ना तो भारत के किसी लोग को, मुसलमानों को इनकी बात मानना चाहिए। आप समझ सकते हैं कितने बड़े हिपोक्रेटिक देश हैं। आगे चलते हैं। अभी तक अपन ने देख चुके हैं कि टर्की ने किस तरीके से सिस्टमेटिक तौर पे आर्मेनियन लोगों का नरसंहार किया। उसके बाद साइप्रस नाम के एक पूरे देश पर हमला करके उसके 36% क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, नाजायज कब्जा कर लिया। यूएन, दुनिया के सभी देश उस पर दबाव डालते हैं, उस पर आरोप लगाते हैं कि आपने देश पर कब्जा कर रखा है, लेकिन टर्की को मानते ही नहीं है। वो तो कहता है कि ये तो सही है। कुर्द लोगों पर अत्याचार कर रहा है, लेकिन कोई सुनवाई ही नहीं है। क्योंकि वो नाटो की गोद में बैठा हुआ है, इसलिए कोई नाटो के देश भी उस पर आरोप नहीं लगाते ज़्यादा। भारत अभी अपने ही मुद्दों में उलझा हुआ है। आप देख सकते हैं कि जब भारत में राम मंदिर का निर्माण किया गया तब टर्की ने बहुत आवाज़ उठाई कि आपने मस्जिद को तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। जबकि खुद अपने देश में आपने देखा है, अभी मैं समझाया हूँ कि किस तरीके से जो कि एक क्रिश्चियन चर्च था शुरुआती दौर में, हाजिया सोफिया, उसको मस्जिद में कन्वर्ट किया गया बाद में जब तुर्क साम्राज्य आया, और उसके बाद वर्तमान में फिर से मस्जिद में ही कर दिया गया, जो कि यूनेस्को ने इसकी आलोचना की, यूनेस्को के नियमों के खिलाफ है। आप देख चुके हैं कि किस तरीके से टर्की दुनिया का सबसे बड़ा दोगला, या कहें डबल स्टैंडर्ड, या कहें हिपोक्रेटिक देश है। आज के वीडियो में इतना ही। चलिए, जय हिंद।